सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और नाजरीन, आप जानते हैं कि जुमे के दिन हमारे प्रोग्राम का पाक भारत टाकरा स्पेशल होता है। तो नाजरीन, पाकिस्तान और भारत दो पड़ोसी ममालिक से ज़्यादा एक दूसरे के हरीफ ममालिक नजर आते हैं और प्रैक्टिकली बात साबित भी हो चुकी है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान के क़याम का बुनियादी मकसद भारत में मुसलमानों के साथ जो जुल्म और नारवा सलूक था वही था, और वो अगर हम आज देखें तो अब भी वैसा ही दिखाई देता है। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों ममालिक में जंगें भी हुई और मुज़ाकरात की कोशिश भी बारहा की गई। कई बार भारतीय वज़राए आज़म पाकिस्तान आए और कई बार पाकिस्तानी वज़राए आज़म भारत गए ताकि खित्ते में किसी तरह अमन को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या फिर कमज़रफ़ी कहें कि भारत की जानिब से हमेशा मुज़ाकरात के सबसे अहम पहलू यानी मकबूजा कश्मीर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो मकबूजा कश्मीर जहाँ होने वाले मुजालिम पर आज दुनिया आवाज़ उठा रही है। भारत ने न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अहम तरीन मसले पर हमेशा बातचीत से इनकार किया बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत भी शुरू कर दी, जिसका जिंदा सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारे पास जिंदा महफूज है। अच्छा, होना यह चाहिए था नाजरीन के वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए थी, मामलात किसी हल की जानिब बढ़ते दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन भारत ने हमेशा अपनी गलतियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की, और वो चाहे मुंबई हमले हों जिस पर बाद में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले, हमें आपको याद होगा डेविडसन ने अपनी किताब द बैटल ऑफ इंडिया में भारतीय किरदार को बुरी तरह से एक्सपोज किया, बेनकाब कर दिया, और उसके बाद उड़ी हमले का इल्ज़ाम भी भारत ने पाकिस्तान के सर डालने की कोशिश की। लेकिन जब पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की तो भारत पीछे हट गया हमेशा की तरह। फिर बलोचिस्तान से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को हमारे इदारों ने पकड़ा, जिसने अपने ही मुल्क की साजिश बेनकाब कर दी। भारत के पास जब कोई दलील या कोई जवाब नहीं रहा तो उसने फिर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, और जिसकी ऑथेंटिसिटी पर दुनिया समेत खुद भारत में मौजूद सियासी जमातों और भारतीय सहाफ़ियों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए। बार बार नाकामी का सामना करने के बाद भारत को समझना चाहिए कि ना जंग किसी मसले का हल है और ना ही अपने मुल्क में शूटिंग करने वाले जो फिल्में बनती हैं इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फायदा हासिल हो सकता है। भारत जो है वो मेरे ख्याल से मूवीज को बड़ा फॉलो करता है। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान में हमले का कोई जवाब ढूंढना फिर शुरू कर दिया, और भारत में इंतखाबात भी आपको पता करीब थे। मोदी की हुकूमत में सिवाय अकलियतों पर जुल्म, करप्शन और नाअहली और नफरत पर मबनी जो सियासत है, इसके सिवा मैं अलग कहती हूँ कोई काम नहीं हुआ। तो मोदी जी ने पाकिस्तान मुखालिफ वोट लेने का इरादा किया, और फिर हुआ ये कि पुलवामा हमला हुआ, और पुलवामा हमला करने वाला शहरी मकबूजा कश्मीर का था। पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला बारूद और गाड़ी भी वहीं की निकली। लेकिन भारत ने इल्ज़ाम डाला पाकिस्तान पर हमेशा की तरह बगैर सबूत के, और जंग की धमकियां देने लगा। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए ना सिर्फ अपने अवाम का बल्कि खित्ते में रहने वाले तमाम इंसानों का सोचते हुए भारत को तहकीकात की पेशकश भी की, और भारत की पेशकश की, लेकिन तंबीह की कि किसी भी मिस एडवेंचर की सूरत में भारत को भरपूर जवाब के लिए तैयार रहना होगा। भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए किसी मस्त हाथी की तरह पाकिस्तान की सरहद को अबूर करने की गलती की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारों को भी मार गिराया और एक भारतीय पायलट को भी चाय पिलाकर भारत का चले चाय पीने का शौक जरूर पूरा कर दिया जो 1965 से ख्वाबों देख रहे थे। जब भारत ने बहरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई तौर पर पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई तो मोदी जी को अपनी हुकूमत ख़त्म होती दिखाई देने लगी और भारत में सवालात उठने लगे। भारतीय सियासतदान मोदी को अपनी ही फौज का कातिल करार देने लगे, लेकिन मोदी जी की हुकूमत बजाय हकीकत तस्लीम करने के इस बात पर वजिद रही कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया। और हाल ही में एक अमरीकी रिपोर्ट ने भारत का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया और भारत को एक बार फिर क्या करना पड़ा, मुंह की खाना पड़ी जिल्लत और रुसवाई। शायद मोदी जी अपने मुकद्दर में लिखवा कर लाएं और इन हालात को देखकर अब नाजरीन कई सवाल जन्म लेते हैं। सवाल ये कि क्या भारत अब इस बात का भारत को इदराक नहीं हुआ कि जंग सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे खित्ते के इंसानों के लिए सबसे बड़ा मसला है। सवाल ये भी है कि मोदी को इंतखाबात जीतने का रास्ता सिर्फ पाकिस्तान से होता हुआ क्यों दिखाई देता है हमेशा। तो क्या मोदी अब भी कोई ऐसी अहमकाना हरकत आगे जाके कर सकते हैं जिसका खमियाजा उनके मुल्क के अवाम यानी जनता को भी भुगतना होगा। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान को भारत और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि साबिका हुकूमतें मकबूजा कश्मीर के मसले को अक़वाम आलम के सामने इस तरह हाईलाइट नहीं कर सकें जिस तरह करना चाहिए था। सवाल यहाँ पे ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने के आसार कभी
नुमायां हो सकेंगे? सवाल तो ये भी है कि मोदी की सियासत ने भारत का जितना नुकसान किया है, भारतीय जनता का जितना नुकसान किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर अगली बार भी मोदी किसी तरह इंतखाबात जीत जाते हैं तो भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है। एक ऐसी मारूफ शख्सियत हैं जी जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, भारतीय रवैये, अमेरिका और भारत की पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसीज और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों पर गहरी नजर रखने का इनके पास, मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत ही एक दबंग किस्म के ये एनालिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बच्चे बड़े तमाम लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, खुल के बात करते हैं दबंग अंदाज में। ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा मैं सबसे सवाल करूंगी, लेकिन पहले मेहमानों का बाकियों का तारुफ करवा दूं। कर्नल असद और मुनीफ फारूक मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं और भारत से हमें जैसे जैसे मेहमान ज्वाइन करेंगे, रोहित शर्मा, संजय झा, उनका भी तारुफ आपके साथ करवाती हूँ। ज़्यादा मैं सब पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको दिखाई देता है, जब तमाम लोग ये बात समझ चुके हैं कि हम वॉर को यानी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वॉर इज नॉट अ पिकनिक, ये बात नरेंद्र मोदी को क्यों समझ नहीं आ रही? कोई है जो समझा सके पूरे रोहित जमीन पर कि कोई मोदी के अकल के खाने में बात फीड कर सके कि जंग हल नहीं है? जो हम बुनियादी तौर पर एक इज्तिमाई तौर पर हम जो गलती करते हैं पाकिस्तानी इंडियंस को या हिंदू ज़ायनिस्ट मेंटालिटी को समझने में, हम वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से मोदी इस किस्म की वॉर मॉन्गरिंग या पाकिस्तान के खिलाफ नफरत एक इसके अंदर से उबल रही है। लेकिन इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है और वो लार्जर पर्सपेक्टिव है इसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी। आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1946 वगैरह के आसपास कायद-ए-आज़म ने मिस्र में तमाम मुस्लिम दुनिया और अरब दुनिया के सरबराहान से, लीडर्स से, मुसलमानों के आइम्मा से मुलाकात की थी वहां, और उस वक्त कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि हिंदू ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान में रोक सके, और अगर पाकिस्तान न बना तो फिर पूरी मुस्लिम दुनिया को हिंदू ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी से खतरा होगा एंड इंटायर मिडल ईस्ट विल बी ओवररन। 1940 कायद-ए-आज़म अल्फाज याद रखिए। और जो कुछ आरएसएस की मेंटेलिटी है, आरएसएस 1927 वगैरह में एक बनी थी ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर से, फैशिस्ट से मुतासिर थी। आरएसएस की किताबों में आज भी हिटलर को पढ़ाया जाता है। अब ये नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की सफों से उठा है, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है टू अनडू द प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। इनके अखंड भारत को हमने जो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, पहले मशरकी पाकिस्तान, फिर मगरबी पाकिस्तान, बेशक बांग्लादेश बन गया लेकिन वो है तो 3 हिस्सों में अभी भी। ये इनकी सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन। एग्जैक्टली। वो नथुराम गॉडसे जिसने गांधी को कत्ल कर दिया था, उसको इन्होंने दफन नहीं किया, उसकी राख को गंगा में नहीं बहाया। उसकी राख अभी भी रखी हुई है कि जब हम पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे, उस वक्त दरियाए सिंध में वो राख बहाई जाए। अब मोदी के सामने क्राइसिस क्या है? वो चाहता था कि अपने टेन्योर में पाकिस्तान के खिलाफ एक फैसला कुछ जंग करे, इनको करनी, इसका सर्वाइवल इसके ऊपर। आप टीटीपी के खवारिज से, इनको अहादीस मुबारका में जहन्नम के कुत्ते कहा गया, उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते, दे आर रैबिट डॉग। यही मसला है आरएसएस की फैशिस्ट आइडियोलॉजी का। यू कैन नॉट निगोशिएट। इनकी जिंदगी का मकसद है कि 1000 साल गुलामी का बदला ले, पाकिस्तान को अंडू करें। और इस वक्त इलेक्शन जब करीब आ रहा है तो इसको खतरा है कि कहीं ये लूज ना कर जाए, बिकॉज जो 4 साल 5 साल में करना चाहता था वो नहीं कर सकता। इसके लिए भी इसकी आरएसएस आइडियोलॉजी के लिए, इसकी बीजेपी के लिए अब जिंदगी और मौत का सवाल है। तो ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज अ रैबिट डॉग। वो किसी भी एक्सट्रीम पर जाएगा, चाहे कम्युनल वायलेंस करवाए इंडिया के अंदर, मुसलमानों जिस तरह गुजरात में इसने किया था, इस इलेक्शन जीतने से पहले कहा था कि मैं वही करूंगा जो मैंने गुजरात में किया, या ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग करें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप मोदी की हरकत को समझने की कोशिश करें। ही इज डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल, मेंटली रिटार्डेड, फैशिस्ट। अब बात करें। ठीक, अच्छा जी, हमारे साथ रजा, हमारे साथ रोहित शर्मा ने हमें ज्वाइन किया, संजय झा ने। मैं जब भारतीय एनालिस्ट की तरफ जाना चाहती हूँ, ज़ैद हामिद साहब की जो गुफ्तगू है जी, रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, आपने ज़ैद हामिद साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, सच्ची खरी बातें करते हैं, तो क्या कहेंगे? इसी गुफ्तगू का बॉल मैं जो आपके कोर्ट में फेंकूंगी, बड़ी नपी तुली और बिल्कुल सच्ची खरी बातें कही हैं, लेकिन अब यकीनी तौर पर आप तो कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आपने देखा ही नहीं। जी रोहित, सुन पा रहे हैं?
शायद रोहित हमारे साथ अभी नहीं है, पहले थे। कर्नल साहब क्या ये देखिए कॉल ड्रॉप हुई है। रोहित साहब को ज्यादा में सबकी बातें बुरी लगी, कॉल ड्रॉप कर दीजिए कर्नल असद साहब, दोबारा लाइन पे ले जरा उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिजा बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा को मैंने बहुत सुना है इंडियन टीवी पे, उनके साथ ढेर सारे प्रोग्राम भी करने का इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर भी सर्टली मैंने उनको बात करते हुए देखा है। ही इज़ वेरी हार्ड लाइनर लाइक एनी इंडियन, आप कह सकते हैं कि एंकर और एनालिस्ट कुड भी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़ैद हामिद साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि पिछले 5 सालों के अंदर आप ये देख लें कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को रूल किया है, तो आपको ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे सिवाय हिंदौता के बाकी किसी तरह का और कोई रिलीजन तो परसिस्ट या एग्जिस्ट ही नहीं करता। चाहे आप क्रिश्चियंस की बात करें, सिखों की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, इसके अलावा हट के कुछ और अगर क्रिश्चियंस की आप देख लें तो मतलब आपको फील होता है कि जैसे इन सब को उन्होंने कॉर्नर कर दिया है। और हिंदौता की जब आप बात करते हैं, हिंदू रिचुअल्स की, हिंदू कल्चर की बात करते हैं, बिल्कुल कर दिया। और आप ये देखिए कि तकरीबन कोई 28% बनती है ओवरऑल। अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं तो उसमें से 28 करोड़ ये सारे मिल मिला के बनते हैं। मुसलमान उसके अंदर है, सिख उसके अंदर हैं, क्रिश्चियन उसके अंदर है, बुद्ध मत वाले हैं, इसके बाद सर्टली और दूसरी भी एक लिहाज से उनकी ज़ुबानें बोलने वाले और मज़हब वाले हैं। तो आप देखिए कि एक तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी इन सब के साथ ये हो रही है कि मुलाजमतों में उनको एक लिहाज से हिस्सा उस तरह का नहीं मिल रहा, उनको मजहबी आज़ादियाँ इस तरह की नहीं हैं। और मुसलमानों के ऊपर तो सही मानों में, जिस तरह के ज़ैद हामिद साहब इससे पहले भी बात कर रहे थे, कायद आज़म का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमें उस तकलीफ़ का, उस अज़ियत का, तो इस वक्त जो हिंदुस्तानी मुसलमान और फिर जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान महसूस कर रहे हैं, हम उसका तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हकीकत में आपको बताऊं, द थिंग्स आर सो डिफ़िकल्ट, द लाइफ इज़ सो मिजरेबल बेसिकली फॉर द कश्मीरीज इन इंडिया एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं बताऊं, और कश्मीरियों के साथ आप ये देखिए पूरी दुनिया एक तरफ अगर आप रख लें, हिंदुस्तान का कोई रोकने वाला नहीं है, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। इंडिजिनस मूवमेंट है जो कि कश्मीरियों ने शुरू की है। और आप सिर्फ ये देखें, बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद जिस तरीके से वो तने तनहा, वो कश्मीरी नौजवान, बच्चे, माएँ, बूढ़े, बहनें, हमारी सारी माएँ, जिस तरीके से वो उठ खड़े हुए हैं। रोहित शर्मा को हम बिल्कुल वेलकम भी मेरा ख्याल है हमें करना चाहिए। रोहित शर्मा को मैंने रोहित का नाम लिया। रोहित बड़ी लंबी उम्र है, आप लाइन पर है, दोबारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। रोहित बताइएगा, आपने ज़ैद हामिद साहब की गुफ्तगू तो सुनी होगी, कर्नल असद की अगर हम नहीं सुन सके, क्या जवाब है आपके पास उस गुफ्तगू का? मेरे पास सिर्फ एक ही बात है कहने के लिए कि ज़ैद हामिद साहब जो कुछ बोलते हैं उसमें कोई प्रूफ या कोई पढ़ाई लिखाई करके बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1000 साल की गुलामी का बदला लिया जा रहा है। वो हिस्ट्री जिसपे इंडिया को फक्र है, मुगलों की हिस्ट्री, वो गुलामी बता रहे हैं। ये वो खिलजी की हिस्ट्री, वो कुतुब मीनार, वो लाल किला, वो ताजमहल जिसपे इंडिया को फक्र है, उसे ये गुलामी बता रहे हैं। कम से कम ये पढ़ लें तो, बिना पढ़े आकर के डिबेट पे कुछ भी बोल देते हैं ये। और ऐसा बोलते हैं कि मतलब कुछ भी इंडिया को ट्राइफर्केट किया गया, 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। तो भैया 2 पाकिस्तान के पास थे, आप भी तो बट गए, आप कौन सा साथ रह पाए? ज़ाहिद हामिद साहब अगर अपने आप को तो देखिए पहले। एक मिनट देखिए रोहित, आप इस तरह कैसे कह सकते हैं एक नेशनल टीवी पर के जी ज़ैद हामिद साहब पढ़े बगैर ये बातें कर रहे हैं? ही नहीं है बातें जो कर रहे हैं। जी ज़ैद हामिद साहब आप सुन रहे हैं रोहित शर्मा की पूरी बात? ज़ैद हामिद साहब से चाहूंगी वो जवाब। ठीक है रोहित, ज़ैद हामिद साहब को बोलने दीजिएगा। जी इंडिया को फक्र है उस टाइम पे। जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से गया तो इंदिरा गांधी की वो तकरीर याद करें जो उसने इंडियन पार्लियामेंट में की थी। और इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज हमने 1000 साला गुलामी का बदला ले लिया। इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया who said these words। और उसने कहा कि हमने को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया। इंदिरा जी ने क्या बोला था, क्या फिर से बोल पाएंगे? मैं क्लियर, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है मेरे पास। हाँ दोबारा बैठी है ज़ैद साहब, वो कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि इंदिरा जी ने क्या बोला था। जी थोड़ा सा लेसन इन हिस्ट्री दे दूं क्योंकि ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं बगैर रिसर्च किए बात करता हूं। 1971 इंदिरा गांधी स्पीच इन पार्लियामेंट, जब ईस्ट पाकिस्तान फॉल के बाद उन्होंने कहा कि आज हमने 1000 साला गुलामी का बदला ले लिया और हमने 2 नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया। इट इज दिस 2 नेशन थ्योरी दैट गुलामी की आप बात कर रहे हैं जनाब हामिद साहब 1000 साल की जो गुलामी की बात आप कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोला। इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने अलग कर दिया, नाइंसाफी थी की। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, कहीं पे रिटर्न मिले मुझे दिखाइए आप।
आप एक हर कौम की एक नेचर होती है, हर कौम की एक नेचर होती है। आई सीन के इंडियंस टू बी कंपल्सिव लायर्स, चाहे वो F-16 गिराने का हो, चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे बालाकोट पे हमला हो, एवरीवेयर यू हैव बीन कॉट लाइंग विद योर ब्लडी पैंट्स डाउन। जाहिद अहमद साहब जी मुनीब भी कुछ मुनीब को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। ज़ैद अहमद साहब आपकी इजाजत से मुनीब भी हमारे मुनीब भी कुछ कहना चाहते हैं। ये रोहित साहब हैं, इन्होंने पता नहीं क्या शाही किला की बातें करना शुरू कर दी, कुतुब मीनार की माजी को देख रहे हैं। भैया आप रेयर व्यू मिरर को देखेंगे ना तो आपका एक्सीडेंट ही होगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू, अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरेंगे। आज ये जो रिपोर्ट आई है फॉरेन पॉलिसी की, आप मुंह के बल ही गिरे हैं, क्योंकि अब मोदी साहब तो अपना सा मुंह लेकर बैठ गए हैं। अब क्या बताएंगे, वो तो झूठे साबित हो गए। मैं आज कहता हूं भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान से पूछ रही है, अमेरिका से पूछ रही है कि ये रिपोर्ट क्या क्या बेसिस है, आप अपनी हुकूमत से पूछे। इतना आपने मक्खन लगाया दिन रात अमेरिका को, आज उन लोगों ने आपको छोड़ दिया, फेंक दिया सड़क पे। अब क्या कहेंगे, आगे पीछे आप हमें कहते हैं अमेरिका के बारे, अमेरिका ने आपको ये कहा पाकिस्तान, अमेरिका की मानो पाकिस्तान। आज आप अमेरिका क्यों नहीं मान रहे, आज आप अमेरिका की क्यों नहीं मान रहे? आप हिपोक्रेट हो, दोगले हो, आपका दोगलापना सामने आ गया। अब तो मोदी साहब बिल्कुल इलेक्शन नहीं जीतेंगे, मैं बता दूं। अब इलेक्शन गए उनके हाथ से। जी रोहित, अब मैं बोलूं, अब मैं बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल लेके आऊंगा जाहिद अहमद साहब के स्टेटमेंट पे। हमने शामिल है बॉम्बे अटैक के बाद एक स्टेटमेंट दिया था जाहिद अहमद साहब ने कि ये जो अटैकर्स थे ये सारे के सारे हिंदू हैं, क्योंकि इनकी शक्लें हिंदू जैसी हैं। यूट्यूब पे जाइए आपको मिलेगा, वो मुसलमान प्रूव हुए, पाकिस्तानी प्रूव हुए, शक्लें कहां से आ गई? शक्ल के ऊपर आप लोगों को जज करते हो, ये आपका स्टैंडर्ड है? हिंदू है कौन मुसलमान है? नहीं वो कुछ और बात करें जी। इसमें ना मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा रोहित शर्मा से, अगर बॉम्बे अटैक की अगर आप बात करते हैं, वो तो देखिए पहली बात तो ये है कि क्या आपने पाकिस्तान को रसाई दी, जो लोग एक लिहाज से उसके अंदर इन्वॉल्व थे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और अब तो इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। रोहित शर्मा से मैं ये जरूर कहूँगा कि बिल्कुल इन सारी चीज़ों को देखिए। जी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पढ़ लीजिए, इंडियन प्रूफ पे पाकिस्तान आप मैं वही आप एक मिनट था सर, कोई किताब ना पढ़ी है आप अपनी गवर्नमेंट। देयर इज नो पहले ना लेट मी आंसर। एक मिनट रोहित, फिर आपके इंडिया के भी रेवेन्यू ऑफिसर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इनको जॉब से जाना पड़ा, उन्होंने भी फिर कहा कि 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो डोमिसाइल के लिए आपका इंडियन एक बंदा डोमिसाइल निकाल के ले आया था खोज के कहीं से, और कहा गया था कि जी अजमल कसाब जो है इसको डोमिसाइल इंडियन है, भारतीय है। अगर आप कहते पाकिस्तान के किसी चैनल ने खबर चलाई थी या किसी बार का हवाला देते हैं, तो फिर आपके हाथ से जिसने डोमिसाइल खोज निकाला था अजमल कसाब का, अच्छा ये बता दें अगर पाकिस्तानी था तो उसको फांसी देने की इतनी जल्दी क्या थी? वो तो सोने की चिड़िया थी, आपने इतनी जल्दी फांसी कैसे दे दी पाकिस्तानी अजमल कसाब को? जी अच्छा इसमें ना आप अपनी गवर्नमेंट से पूछें फांसी देने की जल्दी क्या थी? हमने तो कुलभूषण को फांसी ना दी। आप मेरा जवाब सुनना चाह रहे तो मैं जवाब दूं? आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल है, तो आप अपनी गवर्नमेंट से पूछिए उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन पे एक्सेप्ट किया, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन पे एक्सेप्ट किया कि कसाब पाकिस्तानी है? उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? ज़ैद हामिद साहब, जी ज़ैद हामिद साहब, अजमल कसाब का डोमिसाइल पाकिस्तानी नहीं निकला, इंडियन निकला, अब तक इल्जाम लगाते हैं। आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है। देखिए फिजा जी, आपकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है, आप बैठ करके मना कर रही हैं। आप ज़ैद हामिद साहब, हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, मैं चाहती हूं आप जरा जवाब दीजिए। मना करता है जो करंट वाकयात हैं पुलवामा के बाद जो हुआ है, उसमें कम से कम हर इश्यू के ऊपर इट इज कंफर्म। अच्छा रोहित, ज़ैद साहब का जवाब तो सुनिए ना। आफ्टर पुलवामा आप इनको डाइवर्ट ना होने दें मुंबई की अच्छा ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया जी ज़ैद हामिद साहब। और नेशनल और खुद इंडियन हु किल्ड कुरकुरे वाली किताब जो है वो मैंने नहीं लिखी, एक इंडियन ने लिखी है, इंडियन पुलिस इंस्पेक्टर जो मारा गया। और उस वक्त पहले दिन मैंने कह दिया था कि ये फॉल्स फ्लैग है। जो आप बात कर रहे थे, अजमल कसाब was not a Pakistani. Ajmal Kasab was a bloody Hindu who died in India. That is why you did not give access to Pakistan to interrogate him. He died saying कि भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। कोई मुसलमान मरते वक्त भगवान को याद नहीं करता है। तो stop being a bloody liar again. अब मैं जवाब दे दूं? बोल चुके हैं, मैं जवाब दे दूं? अब आप आइए पुलवामा पे और F-16 पे। क्या अभी भी आप सच्चा जवाब दीजिएगा, कोई झूठा जवाब नहीं चाहिए। जी जवाब बोल चुके हो तो मैं बोल लूं।
आप 3 वहाँ पे पाकिस्तानी बैठे हैं स्टूडियो में, 3 पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट पे ही विश्वास नहीं कर रहे, तो हम आपकी गवर्नमेंट पे क्यों विश्वास करें? आपकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि साहब पाकिस्तानी है, अब आप इंडियन ऑथर और रशियन ऑथर और चाइनीज ऑथर बता रहे हैं, आपको पता है? अच्छा, नहीं, रोहित एक मैं आपसे बताऊं, अभी जब एक मिनट रोहित, यू वर स्पीकिंग, आई वाज नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन, राइट? यू हैव टू लिसन टू मी। ऐसा है, आपकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और आप लोग अपनी गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट को डिफाई कर रहे हैं। आप अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि इंडिया आपकी गवर्नमेंट की बात नहीं मानता। जब आप पाकिस्तानी हो गया, आप पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे तो हम क्यों मानेंगे? रोहित आपने कह लिया, अभी मैं आपसे एक दो, मैं आपसे ना आप पाकिस्तानी है अभी रोहित मैं 2 आपसे बातें करूंगा। ये देखिए, मैं एक चीज मैं आपसे बताऊं, आप उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अच्छा रोहित, अभी आपने बोल लिया, मैं एक चीज मैं आपसे कहूं, आप ये कंफर्म है कि भारतीय हुकूमत, उनका मीडिया और उनके जितने भी स्टेट एक्टर्स हैं किसी लेवल के ऊपर भी, वो बिल्कुल सारी दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव लायर्स हैं, जो कि अभी मुनीब ने ये बात की थी। आप इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री है उसको ट्रेस करके देख लें। आप एक बार ये भी तो बोलिए, पाकिस्तानी कि हाँ ये बिल्कुल, एक मिनट मैं देखिए, अभी मैं नहीं बोला ना, मैं सुन तो लीजिए ना। ओहो, ये तो आप प्लीज मानिए, आप सुन तो लीजिए ना। अच्छा, हम तो ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। अजमल कसाब तक आपने हमें रसाई क्यों नहीं दी? अजमल कसाब तक आपने क्यों हमें रसाई ना दी? आपने उस सारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर आपने हमें क्यों इन्वॉल्व नहीं किया? और फिर कैसे ये निकला? किताबें कैसी लिखी गई? इतनी सारी जो दुनिया, आपकी गवर्नमेंट से। ठीक है, मेरे ब्रेक पे जाना है, मुझे अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। दोबारा मेहमानों से तारुफ करवाते तो ज़ैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल असद हैं और मुनीफ फारूक, जबकि भारत से रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, आप ब्रेक से पहले तो कुछ भी नहीं मान रहे थे, चले एक बात मान जाएं, ये F-16 तैयारों का क्या मामला था? आप क्या क्लेम करते रहे? अब अमरीकी हुकाम ने बता दिया, अमरीकी एहलकारों ने बता दिया, उनके जरीदे ने आपका भांडा फोड़ दिया। अब ये क्या मामला था, जरा बताइए। F-16 तैयार तुम्हारे पूरे हैं? जी रोहित। अच्छा, अगर रोहित सर नहीं है तो मैं बताता हूं, तो जी कर्नल असद आप जरा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बड़ा इन्होंने ना एक हंगामा बर्पा किए रखा। अच्छा देखिए, जब मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि आप सिर्फ इतना क्रेडिट दें कि DGISPR जनरल गफूर हैं, उन्होंने एक स्टेज के ऊपर पूरी कौम को उन्होंने बिल्कुल एब्रेस्ट रखा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सब ऑपरेशंस का, हर चीज़ का। आप एक और अंदाज़ा लगा लें कि जब उन्होंने ये कहा जी कि नहीं हमने F-16 गिरा दिया, तो हमने कहा जी हमने तो जो जहाज़ गिराया उसका मलबा भी मौजूद है और इवन जो उसके जो 4 मिसाइल्स थे उसकी जो बॉडी है वो भी मौजूद है। एक तो हमने सारा दिखा दिया। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं हमने F-16 गिराया। अच्छा, हुआ ये कि वो दैट वाज द टाइम ऑपरेशन चल रहे थे, आप ये कह सकते हैं। और अब लोग कहते हैं जी कि नहीं इतने दिनों के बाद क्यों अमेरिकन ने सारा किया? वाई? बिकॉज ये सारे के सारे जहाज़ जो F-16 थे उनको ग्राउंड पे लाया गया, एक को उन्होंने फिजिकली काउंट किया और उसके बाद दे सेड जी कि नहीं ईच एंड एवरी एयरक्राफ्ट इज़ कंप्लीट एंड देयर इज़ नथिंग कि कोई किसी सूरत के अंदर भी F-16 का कोई डैमेज हुआ हो। अगर ये बात आती है तो इसका मतलब है कि जो हिंदुस्तान इससे पहले पूरी दुनिया के साथ जी। रोहित हमारे साथ लाइन पर है। जी रोहित, आपसे जानना चाहूँगी, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। ये F-16 जो जहाज़ों का मामला था, आप लोग बड़े दावे करते रहे हैं, अब तो अमेरिका भी मान गया, भांडा फोड़ दिया, तो क्या कहेंगे आप? हमारे तो तैयारे पूरे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये एक अमेरिकन जर्नल की है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है? ना तो F-16 कंपनी ने अभी तक कुछ बोला है, ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ बोला है। एक रिपोर्ट को आप क्लेम कर रहे हैं, तो रिपोर्ट तो बहुत सारी हैं, दूसरी रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। अब जहाँ तक बात ये है कि भांडा फोड़ दिया ये वो, मैडम जरा रिपोर्ट तो आने दीजिए, पता चलेगा ना। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और आप लोग क्लेम कर रहे हैं किसी के कंपनी में। अभी रोहित शर्मा कुछ पता नहीं चला आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। क्या? अच्छा, गिराया कहाँ है भाई? यही बता देना, किधर गिराया, किस जगह पे गिराया, कौन सा एयरक्राफ्ट था? चलिए ये तो बता देना। अभिनंदन का नाम ना लेना, उससे वैसे ही बड़ी हमदर्दी है, हमें बड़ा अफसोस होता है उसके ऊपर। आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, अभिनंदन का नाम ना लीजिएगा। इसके अलावा बताइए ना। हाँ, ये प्लीज बता देना हमें। हाँ
जी जी हाँ, वही ना, कहाँ गिराया आपने? अच्छा, मतलब कुछ तो पता ज़ैद होगा ना। हामिद साहब, रोहित शर्मा की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी जरीदा जो है उसकी खबर है और वो उसको कुछ समझ नहीं पड़ा, लाइट ले रहे हैं। अब यानी इस बात पे भी उनके पास जवाब मौजूद है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बताऊं, रोहित शर्मा के लिए बड़ा मुश्किल है ये सवाल का जवाब देना। वाई? बिकॉज अगर ये इसके अंदर कोई रियलिटी होती, एक तो किसी, देखिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं सुनिए ये रोहित जी, रोहित है ना सर, नाउ लेट मी स्पीक ना जी, बताएं। आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन क्या है कि एक मिग गिरा, राइट? एक मिग गिरा, उसमें एक पायलट था। तो इनिशियली आपके DGISPR और आपके प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ये क्यों बोला कि 2 पायलट गिरे हैं? क्यों? क्योंकि वो F-16 का पायलट था और उसके बाद वो सडनली गायब हो गया। पायलट कैसे गायब हो गया? क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्हें समझ में आया कि हमारा ही प्लेन गिरा है और हमारा ही पायलट मरा है। तब अमेरिका ने एक बात कही है, उसको डिफरेंशिएट करके दिखा दें, उसको जरा दिखाएं कि वो गलत है। दिखा सकते हैं, मैं चैलेंज थ्रो करता हूं, आप प्रूव कर सकते हैं जो फॉरेन पॉलिसी ने कहा है। लाइन पर मौजूद है रजा। देखिए ज़ैद हामिद साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं रोहित शर्मा की गुफ्तगू, यानी वो F-16 को कह रहे हैं गिरा था, वो नहीं मान रहे। बात की है जैसे हमने कहा कि आपको मैंने ये बात कही थी कि इंडियंस की एक नेचर है कि दे आर बॉर्न कंपल्सिव लायर। ये तो जो आपने इंडियन नेवल ऑफिसर आपने पकड़ा हुआ है, जो हमारे पास ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके हैं इसको छुड़ाने के लिए, अभी तक ये उसको नहीं मानते कि ये इनका ऑफिसर है या पाकिस्तान के अंदर जासूसी के लिए आया, दहशतगर्दी के लिए आया और हमने पकड़ लिया। ये हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट जारी करते हैं इसको ऑफिशियली, वो उस पर ट्रैवल करता है, उसके बावजूद दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, एज आई सेड, दे आर कंपल्सिव लायर्स। अभी तक इनको ये नहीं बता रही है कि इनका हेलीकॉप्टर जो गिरा है मकबूजा कश्मीर में वो किसने मार कर गिराया है। इनका तमाम मीडिया, इनकी तमाम गवर्नमेंट, they rely on disinformation, lies, fake news में इंडिया दुनिया में लीड करता है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया एनालिस्ट एग्री करते हैं कि इंडियन नैरेटिव इज फेक न्यूज, इट इज डिसइंफॉर्मेशन। जो दूसरा पायलट जिसकी ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में नैरेटिव तो ये है कि हमारे पास एक इजरायली पायलट है, और हो सकता है ना हो, हम नहीं बताएंगे, लेकिन जिसको ये दूसरा पायलट कह रहे हैं, क्योंकि ये अभी तक नहीं मान रहे हैं कि इनका SU-30 भी हमने मार के गिराया है, जबकि पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि SU-30 भी MiG-21 के साथ गिराया गया। SU-30 में 2 पायलट्स होते हैं। ये बात अब ये जाहिर है ये मानेंगे नहीं, they will never acknowledge it। जी रोहित जी ज़ैद साहब, रोहित शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रोहित जी, वो नहीं कहना चाह रहे, वो फरार हो गए। कॉल ड्रॉप होगी। जी ज़ैद साहब कंटिन्यू। जो बात मैं आपको कह रहा था, गुड वन, जो असल नैरेटिव है जिस पे बात शुरू की थी आपने कि नरेंद्र मोदी को वॉर मॉन्गरिंग की जंगी जुनून क्यों चढ़ा हुआ है, और जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी एक थ्रेट है पूरे आलम इस्लाम के लिए, इसको अब टर्की ने भी रियलाइज किया है। OIC में पाकिस्तान और टर्की ने कंबाइंड रेजोल्यूशन पेश की है हिंदुत्व के खिलाफ। पहली दफा तारीख में यह हुआ है कि टर्क्स ने हिंदू ज़ायनिस्ट के खिलाफ, हिंदू ज़ायनिज्म के खिलाफ बात की है। उससे पहले वो हमेशा ज्यूश ज़ायनिज्म के खिलाफ, यहूदी सहूनियत के खिलाफ बात करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि नरेंद्र मोदी की इस दहशतगर्दी की वजह, रियासती दहशतगर्दी की वजह से अब पूरी मुस्लिम दुनिया और दुनिया भी ये रियलाइज कर रही है कि इंडिया इज अ रोग पावर। ये दहशतगर्द हैं जिनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इनके लिए जैसे कहा कि 1000 साल की गुलामी का बदला लेना है। ये किसी सूरत में पाकिस्तान को एक्नॉलेज नहीं कर सकते। आपने रोहित शर्मा का जो एटीट्यूड देखा है, मैंने आपको पहले मैंने कहा था कि ये खवारिज का एटीट्यूड है, इनसे आप निगोशिएट नहीं कर सकते। दे आर रैबिट डॉग, यू कैन ओनली शूट देम इन द हेड, दैट्स इट। अच्छा, इसमें ना ज़ैद हामिद साहब की बात को मैं थोड़ा सा ना फिजा आगे बढ़ाऊंगा। आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट्स आप देखते हैं ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, और फिर उसी के साथ मैं कहूँगा कि जो हिंदुस्तान का आप रवैया बीजेपी का, RSS का, शिवसेना का देखते हैं, ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए सोचने का लम्हा है, तमाम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सोचने का लम्हा है कि क्या हिंदुस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं
आया वो नरेंद्र मोदी को सोलली सर्व कर रही हैं, बीजेपी को सर्व कर रही हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के कलेक्टिव आर्म फोर्सेस हैं। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। और देखें, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक मिसाल कायम कर दी है कि एक पार्टी को महसूस ये हो रहा है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन लूज कर जाए, उन्होंने कहा जी नहीं, पड़ोस के मुल्क के साथ आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो और उसके ऊपर जंग शुरू कर दो। ये इससे पहले कभी किसी और मुल्क के अंदर, ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आपको एक नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ वो तमाम तबके जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ों को 2+2 उनको आता है, ये उनके सोचने का टाइम है कि आया वो नरेंद्र मोदी के साथ कैरी ऑन करेंगे ताकि हिंदुस्तान की जो शिकस्तो रेख तो टूटने का अमल तेज हो जाए, और ऐसे कुछ और डिसीजन लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर फिजा। मैं ये कहना चाहूंगा आज इतनी बड़ी शिकस्त हुई है भारत के लिए, उनको कोई अंदाजा है? आप औकात देखकर बात करते हो। MiG-21 सारे जानते हैं आउटडेटेड है, 1960s के तो आप लोगों के जेट्स हैं, इतनी औकात नहीं है कि F-16 बेस्ट टेक्नोलॉजी आप कैसे उसको डाउन कर सकते हैं? किसने मूवी बनाई थी इसी पर ना? अभी तो आपको बताता हूं, अब तो मूवी बन रही है मोदी के ऊपर बायोपिक, एक निहायती बेचारे मतलब के रिटायर्ड एक्टर हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं मोदी का, और वो फिल्म रिलीज से ही रुक गई। एक और शिकस्त मोदी गवर्नमेंट के लिए। अगर आपको लग रहा था आप एक फ्लॉप तरीन फिल्म के थ्रू लोगों को ब्रेन वॉश करोगे, अनदर एपिक डिजास्टर, और जो फिल्म रिलीज होगी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है तब तक मोदी विल बी आउट, वो फिल्म देखने कौन आएगा? क्या वो फिल्म उनके हक में बनाने जा रहे थे? आप खुद ही सोच रहे हैं। उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि कितनी स्ट्रगल की, कितना बड़ा आदमी बन गया, कितना पैट्रियोटिक है। बिल्कुल उसका एड आजकल हर जगह पे है। वो फिल्म रिलीज होने से पहले बिल्कुल फ्लॉप है, तो बिल्कुल मोदी जी की सियासत की तरह वो भी फ्लॉप हो गया। अब ये अजीत डोभाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध कैसे करें, जंग कैसे करें, जंग तुम अपने साथ ही कर लो तो बड़ी बात होगी। लेकिन मैं ये जो इधर क्या कर रहे हैं, अपने पाँव पे दीवार के साथ मारे, इसके लिए और अच्छा, लेकिन एक सवाल है, एक सवाल मेरा कहीं मुझे पूछने का मौका नहीं मिला सर, ये मैं पूछना चाहूंगा। अब मुझे नहीं पता, अब रोहित साहब चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो कोई अगर ये कोई भारत से देख रहा है और जो कोई इस बीजेपी सरकार का साथ देता है, मेरा ये सवाल है, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों का भी वही मुस्तकबिल हो जो कश्मीरी बच्चों का हो रहा है, जिनको के जीने को एक डिग्निटी के साथ जीने को जिंदगी नहीं दी जाती? उनके माँ बाप को पता होता है कि इनके कितने सारे ख्वाब हमने आंखों में रखे हैं, पूरे नहीं हो पाएंगे। आप अगर ऐसा अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते तो भाई शर्म कीजिए। और मैं कहूंगा कि बीजेपी का अगर आप साथ दे रहे हैं तो आपके हाथों पर सारों का खून है, मासूम लोगों का और मासूम जानों का। नो डाउट। ज़ियाद हामिद साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। फिजा, ये बात बहुत हार्श लगेगी, इट मे साउंड एबनॉर्मल ऑल्सो, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि नरेंद्र मोदी इंडिया में जीत जाए। इसकी वजह से वो कत्लेआम जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। वैसे भी हिंदू कांग्रेस थी पहले, मुसलमानों ने जब पाकिस्तान बनाया तो कांग्रेस से बनाया था, उस वक्त बीजेपी नहीं थी। हिंदू मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी इतना डिवाइसिव है, इतना फसादी है कि वो खुद इंडिया को अंदर से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, इम्प्लोड कर रहा है अंदर, और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत को। जुनूनी दुश्मन चाहिए जो हिंदुस्तान की रियासत को अंदर से ही तबाह कर दे। इसकी वजह से जो आजादी की तहरीकें भड़की हैं पूरे इंडिया में, जो माशरे में डिवीजन हुआ है, तो इनफैक्ट आई पर्सनली फील कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए एक डिफिकल्ट दुश्मन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया को अंदर से तबाह करने में हमारा सबसे बड़ा एलाय होगा। यानी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत के अंदर ही है, प्राइम मिनिस्टर की सूरत में। ज़ियाद हामिद साहब, आपका ये कहना है? जी, जिस तरह हिटलर ने पूरे जर्मनी को तबाह करवा दिया था, बेशक दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन पूरे जर्मनी को तबाह करवा दिया, और आज तक जर्मनी गुलाम है, मिलिटरली गुलाम है। उसी की वजह से यही काम नरेंद्र मोदी करेगा इंडिया के लिए। यू विल सी इट इन जस्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स परहैप्स। ठीक है जी, ठीक है, मुझे क्लोजिंग पे जाना 30 सेकंड से। कर्नल असद, आपका भी लास्ट कमेंट चाहूंगी। बिल्कुल मैं ज़ैद अहमद साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इट्स नॉट ही ओनली, पूरी दुनिया यही कह रही है कि, और इवन बीजेपी के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर नरेंद्र मोदी स्टिल कंटिन्यूज तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल बेसिकली फॉर दी बीजेपी और उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, और इवन आरएसएस के लिए। तो उनके अंदर से जो है वो लोग तैयार हो रहे हैं कि उसको वो रिप्लेस कर दें। ठीक है मुनीब, आपका लास्ट कमेंट जी जल्दी से। मेरा लास्ट कमेंट यही है, मोदी मस्ट गो। वो अपने आप को तबाह करना चाहते हैं, कर ले, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर उस प्रोसेस में पूरे जौन से खित्ते के लोग हैं उनकी जिंदगियां बर्बाद करनी है, सो इट्स अ बिग नो। यू मस्ट गो मोदी राइट नाउ।
ठीक है जी, हमारे जाने का वक्त हो गया, क्लोजिंग का वक्त हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ज़्यादा हमें सब कर्नल असद, मुनीफ फारूक और भारत से सरहद पार से रोहित शर्मा, आप सबका बहुत शुक्रिया। जिसने प्रोग्राम मिस कर दिया, रात 2 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे और कल शाम 4 बजे आप रिपीट में देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। साथ ही यूट्यूब पे आपको लिंक अवेलेबल होगा। ऐसे नहीं चलेगा आज की तारीख के साथ बोल न्यूज़ का चैनल भी और बोल नेटवर्क का चैनल भी। इसी के साथ मुझे दीजिए जाते, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।